दिस इज पेज नंबर 1। आज हम पढ़ने वाले इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। पहले रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। हाँ, सबसे पहले मान लो ये कोई सरफेस है और यहाँ पे आप कंसीडर कर लो एयर या फिर वैक्यूम, और ये कोई मीडियम है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको डिफाइन कर दूं कि भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो ये सपोज हो गया नॉर्मल, ये कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे आ रही है तो फिर ये इस तरह से एंटर होगी। दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूं, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे स्पीड ऑफ light is given by c, frequency as f and wavelength is lambda, and यहाँ पर speed of light c and frequency f, wavelength lambda। यहाँ पर speed of light is v मीडियम के लिए, frequency is f and wavelength is lambda dash मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये lambda dash यहाँ पर wavelength है। तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस तरह से डिफाइन होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज डिनोटेड बाय c बाय v, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज c बाय v। और अगर आप देखोगे तो c इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे, लैम्डा एयर इनटू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम इनटू फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। एक मीडियम से जब आप दूसरे मीडियम में जाते हो तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। So absolute refractive index mu is equals to either c upon v or wavelength in air upon wavelength in medium। So remember this, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। एयर या फिर वैक्यूम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानोगे, 1 मानोगे। ठीक है, तो absolute refractive index of a medium is given by this equation। And one more thing, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, since 1 upon wavelength is known as wave number, जिसको आप न्यू बार से डिनोट करते हो, तो absolute refractive index can also be written as c upon v, c by v। इसको मैं न्यू से नहीं डिनोट करूंगा, c upon v हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे लाइट की स्पीड भी है। ठीक है, या फिर आपका आएगा लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम, या फिर वेव नंबर इन मीडियम डिवाइडेड बाय वेव नंबर ऑफ एयर। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर गिवन बाय दिस। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये किसी मीडियम का, किसी मीडियम के लिए, और ये किसके बारे में बताता है, दैट गिव अस द
ratio of speed of light in air or in vacuum divided by speed of light in that medium. और फिर स्पीड ऑफ लाइट को आप कैसे लिखते हो, वहां पे c इक्वल्स टू लैम्डा एफ करके लिखते हो। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, इसलिए आपने सीधा सीधा इस तरह से लिख दिए लैम्डा इंटू एफ अपॉन लैम्डा मीडियम इंटू एफ। तो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से डिफाइंड होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया? यस सर। Now this is page number 2। ये पेज नंबर 2 है अभी, और इस पे पेज नंबर 2 पे ठीक है, देखो पेज नंबर 2 पे यहाँ पे आएगा एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं। मान लो c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और वेवलेंथ इन एयर इज 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम है एयर पे वेवलेंथ। If v is equals to v equals to 2 into 10 to the power 8 meter per second, and it is the speed of light in glass, then find, आपको क्या करना है यहाँ पे, find first absolute refractive index of glass, also wavelength in glass, wavelength in ग्लास। ग्लास में वेवलेंथ कितनी होगी जो लाइट हमने इंसिडेंट कराए, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सीधे सीधे रहता है ये कैलकुलेशन। तो सबसे पहले आप क्या निकाल दोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज c अपॉन v, c by v, दिस इज 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by 2 into 10 to the power 8 meter per second. So answer is 1.5। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो, इसकी कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज आल्सो नोन एज optical density, but it is unitless and dimensionless. Unitless and dimensionless. Also refractive index is unitless and dimensionless physical quantity होती है। दूसरा आपको वेवलेंथ निकालना है, since refractive index is c by v,
या वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन, यहाँ पे ग्लास आएगा तो सेकंड कैलकुलेशन इसका, तो सेकंड कैलकुलेशन है, तो म्यू की वैल्यू आपने निकाल लिया, दिस इज 1.5 लैम्डा एयर, या फिर आप इसको 3/2 लिख दो, ये 5000 एंगस्ट्रॉम है डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इन ग्लास, so therefore wavelength in glass will be given by 5000 into 2 angstrom divided by 3, so it is 33.33 angstrom, 3333.33 एंगस्ट्रॉम के बराबर क्या आएगी, यहाँ पे वेवलेंथ आएगी। तो ग्लास में जाने पे लाइट की वेवलेंथ इतनी होगी। वेवलेंथ जो कलर होता लाइट का कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान रखना। लाइट का जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, लाइट का कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता, वेवलेंथ पे नहीं। हाँ, एयर मीडियम में सभी कलर सेम स्पीड से चलते हैं, तो एयर के लिए कोई इशू नहीं है, एयर के लिए आप वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कलर बता सकते हो। लेकिन जब आप दूसरे मीडियम में जाते हो तो फिर स्पीड बदलती है, अलग अलग कलर की स्पीड अलग अलग होती है, ध्यान रखना। तो कलर ऑफ लाइट इज डिसाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी नॉट बाय द वेवलेंथ। बट आप एयर मीडियम में, ठीक है, एयर मीडियम में आप क्या कर सकते हो, जो कलर होता है वो आप वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बता सकते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि एयर मीडियम में ग्रीन कलर है और जब आप ग्लास में चले गए तो वो अल्ट्रावायलेट बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। नेचर वही रहेगा लाइट का, हाँ, लेकिन वहां पर स्पीड बदल जाएगी। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पे स्पीड बदलती है और वेवलेंथ बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो जो कलर ऑफ लाइट होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता। वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो गया ये? यस सर। हाँ, ध्यान रखना, नहीं तो ऐसा नहीं है कि भैया मीडियम में चले गए तो यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा, वहां पे कोई और कलर हो गया, या यहाँ पे रेड कलर दिख रहा है, दूसरे मीडियम पे जाने पे वो ग्रीन कलर हो जाएगा, है ना। तो वैसा नहीं होता है, कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे नहीं बदलती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। ठीक, पेज नंबर 2 के बाद अपन अब पेज नंबर 3 पे जा रहे हैं। Now page number 3, वेव नंबर समझते हो कि नहीं, वेव नंबर किसको बोलते हैं? ना, वेव नंबर किसको बोलते हैं? वेव नंबर यहाँ पे दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ या नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, आप इसको बोल सकते हैं वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ये वेव नंबर है। मान लो यहाँ पर ये एक वेव आएगी, फिर ये दूसरी वेव, फिर ये तीसरी वेव, फिर ये फोर्थ वेव, फिर ये 5 वेव। तो यहाँ पे देखो, आप अगर काउंट कर लो
there are 5 waves, 1 2 3 4 एंड देन 5 वेव्स हैं। और अगर मान लो ये x डायरेक्शन है इधर पे और ये यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है ये y डायरेक्शन, सो व्हाट इज द वेवलेंथ? तो अगर आप वेवलेंथ देखोगे, व्हाट इज वेवलेंथ हियर? So 5 into lambda is equals to 10 centimeter. So wavelength is equals to 2 centimeter is the wavelength. और अगर आप वेव नंबर काउंट कर रहे हो यहाँ पे, वेव नंबर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वेवलेंथ 1 by 2, दिस इज 0.5 पर सेंटीमीटर। ये वेव नंबर है, पर यूनिट लेंथ पे। पर सेंटीमीटर लेंथ पे कितनी वेव आ रही है? आधी वेव आ रही है। तो दिस इज द वेव नंबर। ये समझ गए वेवलेंथ और वेव नंबर में क्या डिफरेंस होता है? वेव नंबर इज नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, एंड वेवलेंथ आप कैसे काउंट कर सकते हो? यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम बना के बताया है वेवलेंथ कैसे काउंट किए हमने। समझ गए इसको? हेलो, समझ गए या नहीं? समझ गए? एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट नोट मैं यहाँ पे लिख दूं, फर्स्ट पॉइंट, color of light, color of light depends on frequency. Color of light depends on frequency, but in a air all colors और कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट इन एयर, या फिर आप यहाँ पे एयर या वैक्यूम की बात कर लें, बट इन एयर और इन वैक्यूम, बट इन वैक्यूम और इन एयर all colors और electromagnetic wave have same speed, सभी की स्पीड सेम होती है, that is equals to c, एंड इसको आप लैम्डा इंटू एफ बोल सकते हो क्योंकि c कांस्टेंट है। सो देयरफॉर और एयर और इन वैक्यूम we can calculate color on the basis of calculate color on the basis of wavelength। वेवलेंथ के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है? ये लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए है यहाँ पर। तो एयर या फिर वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है पूरी की पूरी, सभी की स्पीड सेम होती है, दैट इज इक्वल्स टू c इक्वल्स टू लैम्डा एफ। तो आप वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए जो कलर्स हैं वो आप वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बता सकते हो। बस इतना ही है यहाँ पे। हाँ, अब मैं अगले पेज पे जाऊंगा, पेज नंबर 4 पे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? यस सर। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे then page number 4 अब नेक्स्ट है फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ये होता बेटा, यहाँ पे सपोज मीडियम 1 है और ये सपोज मीडियम 2 है, ठीक है? देयर आर टू मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो दिस इज द नॉर्मल
और कोई रे ऑफ लाइट मान लो यहाँ पर से आ रही है, ये एंगल I1 है और ये इस मीडियम में चली गई, ये एंगल I2 है। मैंने I और R के फॉर्म पे नहीं लिखा है, मैंने I1 और I2 के फॉर्म पे लिखा है। और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 एंड μ1 इज इक्वल्स टू c अपॉन v1 या लैम्डा अपॉन लैम्डा 1 और μ2 इज इक्वल्स टू c अपॉन v2 इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा 2। दिस इज अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्रैक्टेड रे है। तो जो फर्स्ट लॉ है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जैसा है। दिस इज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, यहाँ पे दो लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। एक हो गया यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ये सेम प्लेन पे होते हैं, ये सेम प्लेन पे होते हैं, ठीक है। सेम प्लेन, जैसे मान लो ये आपको पूरा प्लेन दिख रहा है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इसी प्लेन पे रहेगी। ऐसी नहीं है कि भाई रिफ्रैक्टेड रे ऐसी बाहर निकल के आ जाएगी या अंदर चली जाएगी। ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये सब एक ही प्लेन पर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्लेन बदल जाएगा, यहाँ पे प्लेन नहीं बदलेगा, सेम प्लेन आएगा। एंड दूसरा पॉइंट दैट इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ यहाँ पर, दैट इज μ1 sin I1 equals to μ2 sin I2। आपने इनिशियल क्लासेस में 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में स्नेल्स लॉ को आपने थोड़ा अलग पढ़ा होगा कि साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट को आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो। बट मैंने स्नेल्स लॉ को यहाँ पे इस तरह से लिखा, आप इसको सीधे सीधे याद रखो, दैट इज μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2। और इसको फिर रीअरेंज कर लोगे आप, इसको रीअरेंज अगर करोगे तो sin I1 अपॉन sin I2 इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। μ2 और μ1 ये इनके अलग अलग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। सो दिस इज कॉल्ड μ21 या फिर μ21 ऐसा लिखा जाता है। तो μ21 का मतलब हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, दिस इज सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और फिर आप μ2 और μ1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो और सिंपलीफाइड फॉर्म आपका निकल कर आएगा। सो दिस इज द स्नेल्स लॉ। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में दो पार्ट है, एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, और दूसरा पार्ट है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को लिखने का तरीका मैंने डायरेक्ट आपको बताया किस तरह से लिखोगे, μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2 के फॉर्म पे आप इसको लिखोगे। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिए? यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं स्नेल्स लॉ को थोड़ा और अलग से लिखता हूँ। अपन और किस तरह से लिख सकते हैं, ये सीधे सीधे याद रखो, μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2 के फॉर्म में स्नेल्स लॉ। दिस इज फॉर दिस पेयर, है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब पेज नंबर 5 पे अपन आते हैं। यहीं पे नाउ दिस इज पेज नंबर 5।
आपका डायग्राम यही रहेगा। तो स्नेल्स लॉ है μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2, या फिर आप क्या लिख सकते हो C/V1 sin I1 इक्वल्स टू C into sin I2/V2, है ना। तो C से C कैंसिल हो जाएगा, sin I1/V1 इक्वल्स टू sin I2/V2, और वेवलेंथ के फॉर्म पे भी लिख सकते हो sin I1/λ1 इक्वल्स टू sin I2/λ2। तो आप इसको इस तरह से याद रखो, या फिर इस तरह से याद रखो, या फिर इस तरह से याद रखो स्नेल्स लॉ को। ठीक है, हमेशा इस तरह से याद रखना। क्लियर हो गया अभी, कोई डाउट? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे sin I1 अपॉन sin I2 दैट इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए आपको, इक्वल्स टू μ2 अब यहाँ पे C अपॉन V1, तो ये उल्टा हो जाएगा आपका, दैट इज V1 अपॉन V2 या λ1 अपॉन λ2, दैट इज μ2 आप इसको ऐसा लिखोगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये sin I अपॉन sin I1 अपॉन sin I2 क्या है, कांस्टेंट है, जिसको आप क्या बोलते हो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हो। तो आप इस तरह से याद रखो, तो कोई भी फॉर्म आप लिख सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिए? Yes, sir. हाँ, अब यहाँ पर 3 केस अराइज होंगे, दिस इज नाउ पेज नंबर 6। यहाँ पे 3 केस कैसे अराइज होते हैं देखो अभी। sin I1 अपॉन sin I2 इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1, ठीक है, इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू λ1 अपॉन λ2। देखो μ2 इज ग्रेटर देन μ1, या फिर क्या जाएगा यहाँ पे, μ2 इज ग्रेटर देन μ1, V1 इज ग्रेटर देन V2 आएगा क्या? μ2 इज ग्रेटर देन μ1, अगर μ2 ग्रेटर देन μ1 है, this implies that sin I1 is greater than sin I2, this implies that I1 is greater than I2। ठीक है, मतलब ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है आपका, तो कौन सा मीडियम डेंसर है यहाँ पे? अगर ये सिचुएशन है तो कौन सा मीडियम डेंसर है? दिस इज नॉर्मल। तो इसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर मीडियम है, दिस इज डेंसर, और ये मीडियम कौन सा है? रेयरर है। तो जब रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी तो ये एंगल हो गया I1, जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये I2। जो रे ऑफ लाइट है ये किधर झुकेगी, जाना चाहिए था सीधे सीधे, लेकिन नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। ठीक है, फिर अगला केस क्या बनेगा, अगर मान लो μ2 लेस देन μ1 है, μ2 इज लेस देन μ1, तो इसका अपोजिट केस बन जाएगा सेकंड, मान लो μ2 लेस देन μ1 है। अच्छा, यहाँ पे लाइट की स्पीड पहले वाले मीडियम में v1 इज ग्रेटर देन v2 आ जाएगी। μ2 इज लेस देन μ1 मतलब v1 इज लेस देन v2, उल्टा चलेगा। तो इन दैट केस ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2, क्योंकि μ1 जाता है तो ये
आपका रहेगा डेंसर मीडियम, उसके रिस्पेक्ट में ये मीडियम आएगा आपका रेयरर। तो ये इंसिडेंट रे है, तो आपका रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जाना चाहिए था सीधे दूर झुक जाएगी, बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर झुकेगी। ठीक है, मतलब डेंसर से आप कहां पर जा रहे हो, रेयरर मीडियम में जा रहे हो, तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और तीसरा केस μ2 इज इक्वल्स टू μ1 और v1 इज इक्वल्स टू v2। आप वेवलेंथ के लिए भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पर दिस इंप्लाइज दैट I1 इज ग्रेटर देन, सॉरी, I1 इज लेस देन I2 आएगा। दिस इंप्लाइज दैट I1 इज इक्वल्स टू I2। मतलब अगर दोनों मीडियम सेम है, कौन सा, दोनों की डेंसिटी इक्वल है, तो रे ऑफ लाइट बिना डेविएशन के चली जाएगी। दिस इज I1 एंड दिस इज I2, कोई डेविएशन नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए या नहीं, कोई डाउट है? तीन केस समझ गए इसके, तीनों केस समझ गए, तीनों केस समझ गए एंगल को लेकर? हेलो, तीनों केस हाँ समझ सर। गए? हाँ हाँ सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। ठीक, देन पेज नंबर 7, देन पेज नंबर 7 देखो इस पे, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये ऊपर वाटर मीडियम है और नीचे ग्लास है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। ठीक है, तो कौन सा मीडियम डेंसर है? दिस इज डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन टू वाटर एंड इट इज द नॉर्मल एयर। तो मान लो कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ रही है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, दिस इज इंसिडेंट रे। क्या होगी ये? नॉर्मल की तरफ झुकेगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी? नॉर्मल की तरफ। ये वाली वैल्यू कितनी है? 1.33 और ये वाली वैल्यू क्या है? 1.5। तो इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब रे ऑफ लाइट को सीधा सीधा जाना चाहिए था, बट ये सीधा सीधा नहीं जाएगी, इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये I2 लिख दिया मैंने, ये I1 है आपका 60 डिग्री। समझ गए या नहीं? इट वेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब आप कैलकुलेशन कर लो, सो देयरफॉर सीधे सीधे लिखो, refractive index of water into sin I1 equals to refractive index of glass into sin I2। ठीक है, चाहो तो आप वैल्यू पुट कर दो। ये वाली वैल्यू आपके पास में 4/3 into sin 60 equals to, this is 3/2 into sin I2। तो आप sin I2 को निकाल सकते हो, भाई sin I2 कितना आएगा? 8/9 sin 60 हो गया आपका √3/2 इक्वल्स टू साइन I2। आप ये वाले एंगल को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट ये है, फाइंड, अगर मैं करता यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये अगर आपको निकालना है तो ये कैसे निकाल सकते हो आप? That is refractive index of glass with respect to water, मतलब refractive index of glass divided by refractive index of water. This is 3/2 divided by 4/3 and the answer is 9/8। और अगर मान लो आपको निकालना है
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ये कैसा करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 4/3 अपॉन 3/2, दिस इज 8/9, उल्टा आ गया है ना। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। ये पेज नंबर 7 बेसिक कैलकुलेशन किया मैंने। स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिया सर। ले लिए, ठीक। Then page number 9 or 8. पेज नंबर 8 एक नोट ध्यान रखना यहाँ पर, पेज नंबर 8 पे देखो, फर्स्ट नोट, mu12 is equals to 1 upon mu21, और आप ऐसा लिख सकते हो mu12 into mu21 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा हमेशा, ठीक है। ये इसके इक्वल आएगा mu12, आप प्रूफ कर सकते हो, बट ये मैंने विदाउट प्रूफ यहाँ पे लिख दिया कि mu21, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए, so that is mu21 into mu21 equals to, ये वाला टर्म आएगा mu1 अपॉन mu2, और ये टर्म रहेगा आपका mu2 अपॉन mu1, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर इज 1। तो ये फर्स्ट नोट पे ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। एंड सेकंड नोट, अगर मान लो पेयर ऑफ, ये कुछ पैरेलल मीडियम मैंने लिया यहाँ पर, these are some parallel medium, ये पैरेलल मीडियम लिया हूं मैंने, ठीक है। यहाँ पे ये सब पैरेलल लाइन है, दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, ये आपके पैरेलल मीडियम है, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L3। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, इसका mu2, इसका mu3, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज आपका mu4 है। ये सभी पैरेलल मीडियम है यहाँ पर, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट इस तरह से आएगी, और मान लो अगर ये डेंसर है तो ये ऐसी चली गई, फिर ये आ गई, फिर ये ऐसी चली गई, फिर ये ऐसी आ गई। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये I2, ये भी I2 आएगा, ये I3, ये भी I3 रहेगा, और ये कौन सा हो गया आपका I4। तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो आपको इक्वेशन लिखना है mu1 sin I1 equals to mu2 sin I2 equals to mu3 sin I3 equals to mu4 sin I4। अगर मान लो इस तरह के ये पैरेलल मीडियम आपको दिख रहे हैं, तो आप डायरेक्ट स्नेल्स लॉ को इस तरह से लिख सकते हो, सीधे सीधे लिखना, mu1 sin I1 equals to mu2 sin I2 equals to mu3 sin I3 के फॉर्म पे। लेकिन अगर मान लो आपके पैरेलल मीडियम नहीं है, अगर मान लो आपके पैरेलल मीडियम नहीं है, थर्ड नोट, जैसे ये मैंने यहाँ पे इस तरह से मीडियम लिया, दिस इज L1, दिस इज L2, ये mu1, ये mu2, और ये mu3 है मान लो। So L1 is not parallel to L2 here, और मान लो कोई रे ऑफ लाइट यहाँ से इस तरह से आ रही है, फिर ये ऐसी गई, तो ये अलग नॉर्मल हो जाएगा, ये N2 नॉर्मल, ये N1 नॉर्मल, यहाँ पे सभी नॉर्मल N1, N2, N3 आपके सभी नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल है N1 इज नॉट पैरेलल टू N2, तो जब आप इक्वेशन लिखोगे दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I2 डैश, और मान लो ये रे ऑफ लाइट इधर कहीं आ रही, दिस इज I3, तो आपको पहले कौन से पेयर के लिए लिखना,
म्यू1 और म्यू2 पेयर के लिए जब लिखोगे म्यू1 sin i1 इज इक्वल्स टू म्यू2 sin i2 आएगा। एंड अब म्यू2 और म्यू3 पेयर के लिए जब लिखोगे तो अलग लिखना पड़ेगा, दैट इज म्यू2 sin i2 डैश इज इक्वल्स टू म्यू3 sin i3। कोइंसिडेंटली ये हो सकता है यहाँ पर कि i2 और i2 डैश बराबर हो सकते हैं कोइंसिडेंटली, बट आपको ये वाले पेयर के लिए अलग लिखना है और ये वाले पेयर के लिए अलग लिखना है, ध्यान रखना, समझ गए। लेकिन अगर पैरेलल मीडियम है तो स्नेल्स लॉ आप सीधे सीधे लिख दोगे म्यू1 sin i1 इक्वल्स टू म्यू2 sin i2 इक्वल्स टू म्यू3 sin i3 के फॉर्म पे। लेकिन अगर पैरेलल मीडियम आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप अलग अलग पेयर के लिए इक्वेशंस अलग अलग लिखोगे, समझ गए। अरे समझ गए या नहीं? सर थर्ड पीस नहीं समझा अच्छे से। थर्ड वाला नहीं समझा? अलग अलग पेयर के लिए अलग अलग लिखोगे, बता रहा हूं अभी और एग्जांपल लेके बताता हूं इसका मैं दोनों का। आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर ले लिया। ठीक है। जैसा थर्ड वाले में प्रिज्म के लिए आता है नाउ पेज नंबर 9। यहाँ पे मैं दो एग्जांपल ले रहा हूँ। एक एग्जांपल ये है, ये एक पैरेलल लाइन है, यहाँ पे एयर मीडियम, फिर ये वाटर मीडियम और सबसे नीचे ग्लास मीडियम। ये तीन अलग अलग मीडियम है, बट जो लाइन है L1 L2, ये लाइन यहाँ पे पैरेलल दी हुई है, L1 इज पैरेलल टू L2, मतलब ये दोनों बाउंड्री कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल। तो इसमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ऑलवेज 1, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो ये C अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, C अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास आप लिखोगे, और ये एयर के लिए तो 1 ही माना जाता है। तो जब कोई रे ऑफ लाइट मान लो यहाँ पे इस तरह से आ रही है, तो ये I1 हो गया, ये पहला नॉर्मल हो गया, ये I2, फिर रे ऑफ लाइट यहाँ पहुंचेगी, तो ये वाला एंगल भी I2 आएगा, ये दोनों नॉर्मल इक्वल आएंगे। और अगेन जब ये ग्लास में पहुंच रही है तो ये जो एंगल है आपका, दिस इज I3। तो स्नेल्स लॉ आप सीधे सीधे लिखना, म्यू1, इसको आप म्यू1 लेना, इसको आप म्यू2 लेना, इसको आप म्यू3 लेना। म्यू1 sin i1 इज इक्वल्स टू म्यू2 sin i2 इक्वल्स टू म्यू3 sin i3। आप इस तरह से लिखकर सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ये दोनों नॉर्मल कैसे आपके पैरेलल हैं। लेकिन एक और एग्जांपल, जैसे अगर आप प्रिज्म के लिए लेते हो, जैसे ये प्रिज्म है, तो इधर पर भी एयर है, ये ग्लास है, एंड अगेन नाउ इधर पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे वाटर मीडियम ले लिया, दिस इज द वाटर मीडियम। आपका एयर मीडियम भी हो सकता है इधर पे, बट यहाँ पे मान लो आपने पानी भर दिया, तो अब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। यहाँ पे ये पहला वाला नॉर्मल हो गया, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से गई, दिस इज I1, फिर ये हो गया आपका I2, फिर ये अलग नॉर्मल आ गया N2, दिस इज, ये जो एंगल बन रहा था ये I2 है, और ये एंगल आपने क्या ले लिया, यहाँ पे I2 डैश ले लिया। और जब ये बाहर निकल रही है रे ऑफ लाइट, तो ये ऐसी कुछ आ रही है, so this is I3 डैश। तो ये मीडियम म्यू1, ये मीडियम म्यू2, ये मीडियम म्यू3, क्योंकि ये पैरेलल लाइन नहीं है,
तो आपको इस पेयर के लिए अलग लिखना, इस पेयर के लिए अलग लिखना। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो पहले आप ए बी बाउंड्री के लिए लिखोगे। ए बी बाउंड्री के लिए μ1 sin I1 इक्वल्स टू μ2 sin I2 लिखोगे। और फिर आप AC बाउंड्री के लिए लिखोगे, AC बाउंड्री के लिए। तो जब आप AC बाउंड्री के लिए लिखोगे तो यहाँ पर से आपको आना है μ2 sin I2 डैश, ये एंगल I2 डैश है इक्वल्स टू μ3 और sin I3। यहाँ जरूरी नहीं है कि I2 और I2 डैश सेम हो, अलग अलग हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, बट कोइंसिडेंटली हो सकते हैं, कुछ स्पेशल केस पे ऐसा हो सकता है। तो अगर नॉन पैरेलल मीडियम है तो स्नेल्स लॉ आपको हर एक पेयर के लिए अलग अलग लिखना है। समझ गए? अरे समझ गए?